बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2023 का फर्स्ट फेब का इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर आया था। फिजिक्स का सेक्शन बहुत ही इसमें इजी आया था। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन है, अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड such that plane of coil is perpendicular to direction of magnetic field. The flux through the coil is changed. तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा? फ्लक्स का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, एरिया चेंज कर दो या एंगल चेंज कर दो, इसके बीच में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, दोनों केसेस में, सारे केसेस में फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो पहला केस इसमें ऑप्शन ए में ही एक्सप्लेन्ड है, चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल ठीक है। बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, वो भी ठीक है। तो भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो जाएंगी जो उससे पास हो रही, ठीक है। और बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल, बिल्कुल। प्लेन और कॉइल और उसके बीच में एंगल चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो थीटा चेंज हो जाएगा, तो उससे भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो जाएंगे। तो इन तीनों सिनेरियो में बच्चे फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 बेस्ट ऑप्शन है कि ए बी सी तो तीनों के तीनों करेक्ट होने चाहिए। रिवर्सिंग द मैग्नेटिक फील्ड से वो क्या मान रहे हैं? वो मान रहे हैं कि विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम रह रही है। वैसे फ्लक्स की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, बट स्टिल वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को सेम मान रहे हैं। तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन बच्चे 4 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉर्नर्स of a regular n-sided polygon of uniform wire of resistance R will be। तो एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस R है, उसको n-sided रेगुलर पॉलीगन में ब्रेक कर दिया, इस तरीके बना दिया n-sided, और दो एडजेसेंट साइड्स ले ली और उसके बीच में रेजिस्टेंस निकाला है, A और B के बीच में, ठीक है। तो हर एक आप साइड की जो रेजिस्टेंस निकालोगे वो R/N आएगी। n साइड्स की रेजिस्टेंस, n साइड्स की रेजिस्टेंस है R, वन साइड की रेजिस्टेंस हो जाएगी बच्चे R/N। तो इस साइड की रेजिस्टेंस R/N हो गई, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस R/N 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 की n-1 रेजिस्टर सीरीज में हो जाएंगे। तो n-1 टाइम्स R/N हो जाएगी बाकी सारी साइड्स, ठीक है। तो अब ये क्या लगे हुए हैं आपस में, n-1 R/N और R/N पैरेलल में लगे, R/N और ये वाली रेजिस्टेंस R/N इंटू n-1, तो उनकी नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी बच्चों R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 R2 होगा R/N का R²/N² n-1 अपॉन R1 प्लस R2, R हो जाएगा, एक R से R कट जाएगा, n-1 अपॉन n² R। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। चूज द करेक्ट लेंथ वर्सेस स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ग्राफ फॉर सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड होता है 2π स्क्वायर रूट L/g, जहां L होती है लेंथ, G होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टी स्क्वायर हो जाएगा बच्चे 4π स्क्वायर L/g। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। जब भी लीनियर रिलेशनशिप होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, टी स्क्वायर और L के बीच में लीनियर रिलेशन। तो फोर्थ आते हैं बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। रेशियो ऑफ
एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी टू टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कोई भी ईएम वेव होती है 50% एनर्जी किस में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में। 50% एनर्जी स्टोर होती है बच्चे मैग्नेटिक फील्ड में। 50% एनर्जी इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चे वो उसकी हाफ एनर्जी होगी टोटल एनर्जी। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, एस्केप वेलोसिटीज ऑफ टू प्लैनेट्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 1:2 if ratio of their radii respectively is 1:3, then ratio of acceleration due to gravity of planet A to acceleration due to gravity of planet B will be। बच्चे escape velocity VA by VB आपको दे रखा है 1:2। ठीक है, escape velocity का फॉर्मूला होता है √2 GR, तो √2 GA RA अपॉन √2 GB RB, ये हो जाएगा आपका 1:2। ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 इक्वल टू GA बाय GB 1/3 स्क्वायर रूट। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड्स, 3/4 इक्वल टू आ जाएगा GA बाय GB। सिंप्लीफाई करने पर तो 3/4 आपका फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर से। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीना डायोड। तो आपको पता है जीना डायोड वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बायस सेटिंग। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इट वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन फॉरवर्ड बायस, तो ये गलत हो गया। बोथ इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस में इट वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में भी लिखा है इट वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन फॉरवर्ड बायस, ये भी गलत हो गया। यही ऑप्शन करेक्ट हुआ बच्चे, इट वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बायस। क्योंकि हमें पता है जीना डायोड क्या होता है, हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है which works as a voltage regulator in reverse bias due to Zener breakdown। ठीक है, और it works as a simple pn junction diode in forward। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आए तो आपको फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ और आपसे पूछा है इम्पल्स इज द हाईएस्ट इन विच केस। तो इम्पल्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, जो क्या हो जाएगा एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। ठीक है, तो आपको चारों ग्राफ्स के अंदर का एरिया देखना पड़ेगा, जिसका एरिया मैक्सिमम आएगा बच्चे, ठीक है, उसकी इम्पल्स भी मैक्सिमम होगी। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। इस ट्रायंगल की हाइट है 0.5, बेस है 1, हाफ 0.5 इंटू 1 कर देंगे। रेक्टेंगल के एरिया के लिए बेस इंटू हाइट कर देंगे 0.5 इंटू 2। इसके लिए भी हाफ बेस इंटू हाइट कर देंगे, ये भी ट्रायंगल बन रहा है, हाफ 0.75। ठीक है, और बेस की वैल्यू 1। यहाँ पर भी सेम ही प्रोसेस करेंगे, हाफ बेस की वैल्यू 2, हाइट की वैल्यू 0.5। तो सब केसेस में बच्चे ये रेक्टेंगल वाला एरिया मैक्सिमम आएगा फिगर बी का, तो फिगर बी ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इसका एरिया 1 आ रहा है और बाकियों के एरिया 1 से छोटे आ रहे हैं, डेसिमल में कुछ आ रहा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ये आपका ऑप्टिक्स पे है। कनकेव मिरर के बारे में बात करी हुई है। टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल in front of a concave mirror, ठीक है, having radius of curvature 40 सेंटीमीटर। r की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है फोकल लेंथ क्या होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। कनकेव मिरर है तो आप फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर लोगे। ठीक है, बिकॉज फोकस विल लाई इन फ्रंट ऑफ,
तो एक ऑब्जेक्ट पड़ा है 15 सेंटीमीटर पे, O1 बोल देते हैं उसको, दूसरा ऑब्जेक्ट पड़ा है 25 सेंटीमीटर पे, O2 बोल देते हैं। तो दोनों की इमेजेस बनेंगी और डिस्टेंस बिटवीन हमें इमेजेस निकालना है। तो बच्चे बहुत इजी है, आपको मिरर फॉर्मूला पता है, 1/v प्लस 1/u होता है 1/f। तो इमेज डिस्टेंस 1/v क्या आ जाएगा, 1/f माइनस 1/u। ठीक है, तो v की वैल्यू आ जाएगी बच्चे uf अपॉन u माइनस f। ठीक है, तो पहले वाले की इमेज निकालनी है तो उससे v1 डिस्टेंस आ जाएगा बच्चे। v1 की वैल्यू आप ये वैल्यूज पुट करोगे। ठीक है, u1 की वैल्यू आप पुट करोगे -15 सेंटीमीटर, नेगेटिव ही लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। v1 की वैल्यू आ जाएगी +60 कैलकुलेशन करके, v2 की वैल्यू भी सिमिलरली आ जाएगी -100 सेंटीमीटर। तो +60 का मतलब बिहाइंड द मिरर बन रहा है इमेज ऑब्जेक्ट 1 का, ऑब्जेक्ट 2 की इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है रियल और इन्वर्टेड, वो बन रही है 100 सेंटीमीटर पे। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा बच्चे 160 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 160 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन भी बहुत बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपका एनसीईआरटी में से पूछा हुआ है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल। As shown in the figure, a long straight conductor with semicircular arc of radius pi/10 is carrying a current of 3 ampere. The magnitude of magnetic field at center O of the arc is। बच्चे करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पे एक आर्क दे रखी है और सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कंडक्टर की तो लाइन पे ही लाई करके, तो कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, sin थीटा 0 हो जाएगा, सिर्फ आर्क की वजह से होगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क होती है μ0I अपॉन 4r, और सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। μ0 की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁷, I की वैल्यू 3 एम्पेयर और रेडियस की वैल्यू π/10 मीटर। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 3 माइक्रो टेस्ला आ जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। 3 माइक्रो टेस्ला, 3 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला आ जाएगी, जो 3 माइक्रो टेस्ला होती है बच्चे, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है, आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट को असर्शन बोल रहे हैं, दूसरी वाली को रीजन बोल रहे हैं। पहली स्टेटमेंट है, 2 मेटालिक स्फीयर्स आर चार्ज्ड टू द सेम पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है, वन ऑफ देम इज हॉलो एंड अदर इज सॉलिड। मेटालिक स्फीयर्स है, मेटालिक स्फीयर्स, मेटालिक इंपॉर्टेंट बात है। बोथ ऑफ देम हैव सेम रेडियस, सॉलिड स्फीयर विल बी हैविंग लोअर चार्ज देन हॉलो वन। ये स्टेटमेंट बच्चे गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि मेटालिक स्फीयर दिए हैं, दोनों के दोनों का सारा चार्ज किस पे आने वाला है, सरफेस पे आने वाला है। ठीक है, मेटल्स का सारा चार्ज कहाँ लाई करता है, उनके सरफेस पे लाई करता है, चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो। सरफेस पे सारा चार्ज लाई करेगा, पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल होता है k3/r, और रेडियस भी सेम है तो चार्ज भी सेम होगा बच्चे। v भी सेम, q भी सेम, तो r भी सेम आएगा। तो पहला ऑप्शन उन्होंने गलत दे रखा है कि दे हैव डिफरेंट चार्जेस। कैपेसिटेंस ऑफ अ मेटालिक स्फीयर डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ स्फीयर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चे, क्योंकि अगर कैपेसिटेंस आपको स्फीयर की याद हो 4πε0r होती है, तो उसमें रेडियस की वैल्यू आती है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस में आर की वैल्यू आती है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। आपका असर्शन फॉल्स हो गया, पर आपकी जो रीजनिंग है बच्चे वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। तो अब हम 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स,
One is labeled as assertion A and other one is labeled as reason. ठीक है, फिर से assertion reasoning का ही सवाल आया. For measuring the potential difference across a 600 ohm resistor, voltmeter with 1000 ohm will be preferred over voltmeter with 4000 ohm. ये गलत हो जाएगा बच्चे. वोल्टमीटर में हम चाहते हैं कम से कम करंट ड्रॉ हो रेजिस्टर के साथ, क्योंकि वोल्टमीटर पैरेलल में लगा. जितना ज्यादा करंट वोल्टमीटर में ड्रॉ होगा उतनी वोल्टेज की एक्यूरेसी रिड्यूस हो जाएगी. वी वांट मोर रेजिस्टेंस, वी डोंट वांट लेस रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर. ठीक है. वोल्टमीटर को जब डिजाइन भी करते हैं तो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में सीरीज में हम एक ज्यादा रेजिस्टेंस का रेजिस्टर लगाते हैं ताकि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए. दूसरा क्वेश्चन रीजन है voltmeter with higher resistance will draw smaller current than voltmeter with lower resistance. रीजनिंग आपका ट्रू है बच्चे. तो यहाँ पर भी सेम ही चीज है, आपका असर्शन तो करेक्ट है बट असर्शन तो इनकरेक्ट है, पर आपका रीजनिंग करेक्ट है बच्चे. तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा. असर्शन आपका नॉट करेक्ट बट रीजनिंग इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं. ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कार्नोट इंजन पर बेस्ड है. कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी की बात हो रही है. कार्नोट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन टू reservoirs, has an efficiency of 1/3. If the cold reservoir is raised by a temperature x, efficiency decreases to 1/6. The value of x if the temperature of hot reservoir is 99 degrees Celsius. तो T hot आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 99 डिग्री सेल्सियस. इसको आप बच्चे केल्विन में पहले कन्वर्ट कर लोगे, 99 प्लस 273 ऐड करके. ठीक है. तो ये आपका हो जाएगा 372 केल्विन टेम्परेचर ऑफ हॉट. एफिशिएंसी ईटा का फॉर्मूला होता है फॉर अ कार्नोट साइकिल 1 माइनस टी कोल्ड अपॉन टी हॉट. तो केस 1 में 1/3 की वैल्यू आ रही है आपकी 1 माइनस टी कोल्ड अपॉन टी हॉट 370. ठीक है. तो आप कोल्ड वाले का टेम्परेचर निकालोगे, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 248 केल्विन आ जाएगा. ये 1 को उधर ले जाइए और कैलकुलेशन सॉल्व करके 248 केल्विन आ जाएगा. तो अब कह रहे हैं एफिशिएंसी 1/6 हो गई जब कोल्ड रेजर्वायर का टेम्परेचर बढ़ा दिया और x से इंक्रीज कर दिया. तो केस 2 में एफिशिएंसी क्या हो गई है 1/6, 1 माइनस टी कोल्ड प्लस x अपॉन टी हॉट. अब आप इसमें फिर से वैल्यूज पुट करेंगे, 1 माइनस यहाँ पर 248 पुट करोगे बच्चे वैल्यू, प्लस x अपॉन 372. जब पूरा सॉल्व कर लेंगे बच्चे, यहाँ पे x की वैल्यू 62 केल्विन के आसपास आ जाएगी, क्लोज टू 62 केल्विन. 62 केल्विन बच्चे आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऐसे क्वेश्चन बहुत बारी पहले आ भी चुके. अगला क्वेश्चन है बच्चों, अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज f0. ठीक है. When a light of frequency 2f0 is incident on the metal plate, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन. The maximum velocity of photoelectrons is v1. तो पहले केस 1 दिया हुआ है इन्होंने. केस 1 में क्या दिया हुआ है, v1 मैक्स कितना दे रखा है, इतना दिया हुआ है, v1 दिया हुआ है मैक्सिमम वेलोसिटी. k मैक्स क्या हो जाएगा आपका हाफ m v1 स्क्वायर. वो किसके बराबर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 2f0 की है तो h इंटू 2f0 माइनस वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, वर्क फंक्शन हो जाएगा आपका h इंटू f0. ठीक है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट hf0. केस 2 में हाफ एम v2 स्क्वायर इक्वल टू, अब 5f0 का है फ्रीक्वेंसी, h इंटू 5f0 माइनस hf0. दोनों को बच्चे डिवाइड करेंगे
आपका रेशियो आएगा v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर का f0 अपॉन 4f0, v1 बाय v2 आ जाएगा बच्चे 1:2, फोर्थ ऑप्शन। बहुत इजी था ये भी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और बहुत बार आ भी चुका है पहले भी, बिल्कुल सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन ही था। अगला क्वेश्चन है बच्चे प्रोजेक्टाइल रिलेटेड। फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल with the horizontal from the ground, choose the correct statement. The kinetic energy is zero at highest point of the projectile. हमें पता है kinetic energy जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं जीरो होगी? क्योंकि कुछ horizontal velocity उसके पास होगी पार्टिकल के पास। ठीक है, v cos थीटा होगा उसके पास में अगर v की स्पीड से फेंका। ठीक है, पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। बिल्कुल बच्चे मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि उसकी हाइट मैक्सिमम है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 और 4 अब चेक करने की जरूरत ही नहीं। वैसे बोला गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो, गलत है वो भी। वर्टिकल कंपोनेंट मोमेंटम इज मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, वो भी गलत है बच्चे। वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो गया वेलोसिटी का, तो मोमेंटम का भी। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिट डायमेंशंस का क्वेश्चन था बच्चे, बहुत इजी। पहले भी कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जैक्टली सेम डेटा के साथ। इफ v इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट c की यूनिट किसकी होगी? lt माइनस 1 की। g इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट किसकी बनेगी? फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर। ठीक है, ये g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है फोर्स, डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर आपका g की यूनिट बनेगी, जो कितनी बन जाएगी बच्चे? m l t माइनस 2 फोर्स के लिए, डिस्टेंस के लिए l स्क्वायर और मास के लिए बच्चे m का स्क्वायर। इफेक्टिवली बन जाएगी m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2। और तीसरा आपको दे रखा है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट बनने वाली है एनर्जी इनटू टाइम की, जूल सेकंड होती है उसकी यूनिट। ठीक है, तो उसकी यूनिट बन जाएंगे बच्चे m1 l2 t माइनस 1। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ मास इन दिस न्यू सिस्टम विल बी, तो m1 को हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी पावर कुछ x ले लेते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट उसकी पावर कुछ y ले लेते हैं, g उसकी पावर कुछ z ले लेते हैं बच्चे। तो हमें LHS में पता है m1 l0 t0 है। ठीक है, और RHS में क्या है हमारे पास में? प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो क्या हो जाएगा m1 l2 t माइनस 1 की पावर x, c जो lt माइनस 1 की पावर y बन जाएगा, और g m माइनस 1, ठीक है, l क्यूब t माइनस 2 की पावर z बन जाएगा। तो अब हम क्या कर लेंगे, LHS में तो m1 l0 t0 ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा m की पावर x, यहाँ पे m की पावर 0 है, और ये माइनस z, x माइनस z। ठीक है, l की पावर 2x प्लस y प्लस 3z। ठीक है, और t की पावर माइनस x माइनस y और माइनस 2z।
तो अब ये तीन इक्वेशंस बन जाएंगे जहाँ पे x माइनस जेड और ये 1 बराबर होंगे, पावर सेम होनी चाहिए। x माइनस जेड 1 के बराबर होना चाहिए फर्स्ट इक्वेशन। 2x प्लस वाई प्लस 3z किसके बराबर होना चाहिए? 0 के, क्योंकि वो L 0 है। और माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z बराबर होना चाहिए 0 के। तीन अननोन्स है, तीन इक्वेशंस हैं x माइनस जेड। तीनों को सॉल्व करके हमारी x, y और z की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 1/2 आएगी बच्चे, y की वैल्यू भी 1/2 आएगी और z की वैल्यू आने वाली है -1/2। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप ये सॉल्व करके देख सकते हैं, x इक्वल टू जेड आ रहा है। इस तरीके से आपको बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करें। x माइनस जेड इक्वल टू 1, क्योंकि इस तरीके से आपको सॉल्व करना क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है बच्चे। फॉर 3 लो डेंसिटी gases A, B, C, pressure versus temperature graph is plotted while keeping constant volume. ठीक है, as shown in the figure, the temperature corresponding to point K will be. ठीक है बच्चे, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। ठीक है, और प्रेशर जीरो कब होगा? जब आपका टेम्परेचर भी 0 केल्विन है। और 0 केल्विन कब आता है बच्चे? -273 डिग्री सेल्सियस पे आता है। तो ये K की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -273 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। वहीं पे क्या होगा आपका? 0 ATM प्रेशर होगा या 0 पास्कल्स प्रेशर होगा। तो ये कंसेप्चुअल था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। As shown in the figure, the block of mass 10 kg is lying on a horizontal surface and is pulled by a force F acting at an angle 30 degree with the horizontal. तो ये फोर्स 30 डिग्री एंगल पे एक्ट कर रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है 0.25। ठीक है, ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट टू मूव, फाइंड द वैल्यू ऑफ F। ब्लॉक जस्ट स्टार्ट कर रहा है मूव करना, तो फ्रिक्शन आपकी लिमिटिंग होगी बच्चे। फ्रिक्शन आपकी क्या होगी? अभी लिमिटिंग होगी। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट करूं तो इसका वेट नीचे को लग रहा होगा mg, नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर। अगर मैं एक्सेस सिलेक्ट कर लेता हूँ x और y एक्सेस, फोर्स को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करूंगा, F cos 30 x एक्सिस के अलोंग और F sin 30 y एक्सिस के अलोंग। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आपको पता है म्यू n होती है। ठीक है, तो अब हम y एक्सिस में इक्वेशन लिखते हैं। नॉर्मल प्लस F sin 30 F/2 माइनस mg, mg कितना हो जाएगा? 100। 10 into 10 100 इक्वल टू 0। ठीक है, और x एक्सिस में इक्वेशन होगी बच्चे ये F cos 30 F√3/2। ठीक है, माइनस म्यू n, म्यू का 0.25 इंटू नॉर्मल इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों सॉल्व करोगे और आपका
आंसर आ जाएगा किसके लिए, एफ के लिए। एफ का आंसर क्लोजेस्ट आ जाएगा 25.2 के। हम सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं चाहे तो। इसको इधर ऐसे नॉर्मल प्लस एफ बाय 2 को 100 लिख सकते हैं। एफ रूट 3 बाय 2, 0.25 को बच्चे n बाय 4 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, एफ रूट 3 बाय 2 इसके बराबर आ जाएगा n बाय 4 के बराबर आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये 2 पर चला जाएगा, 2√3f। तो 2√3f को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और f की वैल्यू निकाल लो। आपकी f की वैल्यू 25.2 न्यूटन आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। इसे इक्वेशन ए बोल देता हूँ, इसे इक्वेशन बी बोल देता हूँ। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो नॉर्मल की वैल्यू और आंसर निकाल लो। आपका आंसर आ जाएगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 25.2 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। In an amplitude modulation, a modulation signal having an amplitude of x volt is superimposed with a carrier signal of y volt in first case. In second case, same modulated signal is superimposed with a different carrier signal of 2y volt. The ratio of modulation index will be. Modulation index होता है, ठीक है, amplitude of modulating signal upon amplitude of carrier signal. तो ये जो इंडेक्स हो गया वो बच्चे आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल पे। तो I1 बाय I2 क्या हो जाएगा आपका, AC2 बाय AC1। ठीक है, तो 2y अपॉन y 2:1 का रेशो होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैरियर सिग्नल 2 टाइम्स हो गया है तो मॉड्यूलेशन सिग्नल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा उसका, तो 2:1 का रेशो होगा। मॉडल 19th क्वेश्चन है यंग्स मॉड्यूलस पे। Young's modulus of a steel wire of length 6 meter and cross sectional area 3 millimeter square is 2 into 10 to power 11. A wire is suspended from a rigid support on a given planet. The block of mass is 4 kg is attached to the free end of the wire. Acceleration due to gravity is 1/4 the value of that on Earth. The elongation in the wire will be. तो यंग्स मॉड्यूलस होता है बच्चे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस हो जाएगा किसी भी वायर में स्ट्रेन। तो वायर है बच्चे, इस वायर में 4 kg का मास हमने हंग किया है। इसका वेट कितना हो जाएगा, 4 इंटू जी बाय 4, 10 न्यूटन इसका वेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस प्लैनेट पे ग्रेविटी 1/4 है अर्थ के, तो इसका वेट इतना हो गया। ये इस रस्सी में क्या होगा बच्चे, टेंशन होगा। ठीक है, स्ट्रेस कितना होने वाला है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस। स्ट्रेन की वैल्यू होगी बच्चे चेंज इन लेंथ, जो भी चेंज इन लेंथ आई होगी डेल्टा एल अपॉन एल। एल आपको फाइंड आउट करना है, एल को आप ऊपर ले जाओगे, डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी एफ एल अपॉन ए वाई। फोर्स के लिए आप 10 पुट कर दोगे, लेंथ के लिए 6। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको 3 मिलीमीटर स्क्वायर दिया है। तो यहाँ आपको बच्चे एसआई यूनिट में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखना पड़ेगा। तो 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर, तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 10⁻6 मीटर स्क्वायर।
तो ये आपका एरिया हो गया बच्चों, और y की वैल्यू तो डायरेक्टली दी है 2 into 10 to the power। ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे 3 into 10 to the power minus 6, 2 into 10 to the power 11, सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 10 to the power minus 4 मीटर, 10 to the power minus 4 मीटर बच जाएगा बच्चे आपका आंसर, जो कितना होगा 0.1 मिलीमीटर होगा डेल्टा एल की वैल्यू, 0.1 मिलीमीटर बच्चों आंसर होगा। ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था। अगला भी एटम्स चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चन आया बच्चे। An electron from hydrogen like atom having Z equal to 4 jumps from fourth energy state to second energy state. Okay. The energy released in this process will be given by RCH की वैल्यू आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी बच्चे आपकी 13.6 Z स्क्वायर, ठीक है, 1 बाय एन हायर स्क्वायर माइनस एन लोअर का स्क्वायर माइनस एन हायर का स्क्वायर, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो जाएगी 13.6, 4 का स्क्वायर इज 16, 1 बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बाय 16, ठीक है बच्चों। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 16 into 13.6, LCM 16, 16 minus 4 12, 12 into 13.6 40.8 आपका आंसर आएगा, okay? आपका आंसर आ जाएगा 40.8। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब इंटीजर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो इनके आंसर इंटीजर फॉर्म में आएंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चे आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। एज शोन इन द फिगर आपको एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। एक स्लिट के सामने S1 स्लिट के सामने बच्चे एक 10 माइक्रोमीटर का 1.2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक प्लेट इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, ठीक है। एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड इन एयर और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो यूज करी है वो 500 नैनोमीटर है। ड्यू टू इंसर्शन ऑफ दिस प्लेट, ठीक है, इसके इंसर्शन की वजह से क्या होगा, आपका ऑप्टिकल पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। द सेंट्रल मैक्सिमा विल गेट शिफ्टेड बाय x बीटा नॉट, जहां बीटा नॉट आपकी फ्रिंज विड्थ है। द वैल्यू ऑफ x विल बी, बच्चे बहुत इजी है। मान लो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे कहीं पे शिफ्ट हो गया y डिस्टेंस पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा आएगा वहां पर पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। तो इन दोनों केसेस में अगर हम पाथ डिफरेंस देखें तो हमें निकालना क्या है, S1P माइनस S2P निकालना है। ये वाला डिस्टेंस हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है। तो S1P माइनस S2P नॉर्मल केस में क्या होता था, y tan थीटा होता था, d tan थीटा, dy अपॉन कैपिटल D। और यहाँ पे हमें करेक्शन भी लगानी पड़ेगी किसकी, ये ऑप्टिकल पाथ की, म्यू माइनस 1 इंटू टी थिकनेस। y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, म्यू माइनस 1 इंटू टी थिकनेस कैपिटल D बाय स्मॉल d।
अब लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा से डिवाइड कर दो, ये चीज क्या बन जाएगी आपकी पूरी, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, फ्रिंज विड्थ बन जाएगी बच्चे। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पे कैपिटल डी क्या होता है, ये डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स, और स्मॉल डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। तो y की वैल्यू आएगी आपकी बीटा टाइम्स म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये आपको दे रखी है x बीटा के बराबर। तो आपकी x की वैल्यू क्या आने वाली है बच्चे, बीटा से बीटा कट जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी बाय लैम्डा। म्यू आपको दे रखा है 1.2 माइनस 1, थिकनेस दी हुई है 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 फॉर माइक्रो, और लैम्डा दिया हुआ है 500 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 फॉर नैनोमीटर। सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू बच्चों 4 आ जाएगी। ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद 0.2 और सारी वैल्यूज सॉल्व करने के बाद 4 आ जाएगा आंसर। तो ये भी एकदम इजी क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में बहुत बारी आ चुका है जब हम किसी भी स्लैब को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, तो कितने फ्रिंज शिफ्ट हो जाता है सेंट्रल मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस ए हैविंग जेड, ये इसका एटॉमिक नंबर है 17 with equal number of protons and neutrons, has 1.2 mega electron volt binding energy per nucleon। ठीक है, तो न्यूक्लियस ए जो है उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो उसके न्यूक्लियॉन्स कितने हो जाएंगे, न्यूक्लियॉन्स ऑफ ए 17 प्रोटॉन्स प्लस 17 न्यूट्रॉन्स 34 हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है आपकी 1.2, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी बच्चे हो जाएगी एक न्यूक्लियॉन की 1.2 इंटू 34 कर देंगे। ठीक है, अनदर न्यूक्लियस बी जिसका Z12 है बट 26 न्यूक्लियन है, तो 26 न्यूक्लियन दे रखे हैं उसके, और 1.8 है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो उसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी बच्चे, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस बी हो जाएगी 26 इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो 1.8 है आपकी। ठीक है, द डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी एंड ए विल बी। ठीक है बच्चे, तो इसे जब आप सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू कुछ 40.6 आएगी और उसकी कुछ 46.6 आएगी, डिफरेंस कुछ 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आने वाला है दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए करने पर। ठीक है बच्चों, 26 इंटू 1.8 माइनस 34 इंटू 1.2। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है। A train engine is moving with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड, तो ट्रेन का इंजन है 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है। A driver must apply brake at a distance 500 before the station, स्टेशन आने से 500 मीटर में पहले उसे ब्रेक लगा देनी चाहिए, मतलब 500 मीटर बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, it has to stop at the station। ठीक है, to come to rest at the station। ठीक है, if the brakes were applied half of this distance, मान लो ड्राइवर ने ब्रेक अगर सिर्फ 250 मीटर डिस्टेंस पहले ही अप्लाई करी होगी, तो वो the train would have reached with the speed of square root of x meter per second, find the value of x, assume same retardation of brakes in both cases। तो केस 1 देखते हैं बच्चे,
इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 20 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है और डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे थर्ड वाली, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, 0 इक्वल टू 400 प्लस 2 इंटू a इंटू 500। ठीक है, एक्सेलरेशन आ जाएगी आपकी -0.4। दोनों केसेस में हमें एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन सेम दे रखी है, तो वही हम यूज करेंगे। केस 2 में देखेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a ऐसे अप्लाई करेंगे। बस इस केस में v की वैल्यू है स्क्वायर रूट x, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू u स्क्वायर 400 2 इंटू -0.4 इंटू 150। कैलकुलेशन करके बच्चे x की वैल्यू आ जाएगी 200। 200 आपका आंसर हो जाएगा। ये 200 है, 400 माइनस 200 200। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A force 5 plus 3y square acts on a particle in y direction। ठीक है, तो ये कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है बच्चे, जो y डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। 5 प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम y इक्वल टू 2 टू y इक्वल टू 5 तक उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है। हमें बताना है वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना होगा। वर्क डन बहुत सिंपल होता है वेरिएबल फोर्स का। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी वाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वाई एक्सिस में और फोर्स भी वाई एक्सिस में है। 5 dy प्लस 3y स्क्वायर dy ये इंटीग्रेशन लिमिट्स 2 से 5 तक, क्योंकि इनिशियल पॉइंट है 2 और फाइनल पॉइंट है 5। 5 dy की इंटीग्रेशन y 5 माइनस 2, y स्क्वायर की इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3, 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। ये 15 प्लस यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 5 का क्यूब 125 माइनस 8। 125 प्लस 15 हो जाएगा 140। ठीक है, और 140 माइनस 8 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, 140 माइनस 8 हो जाएगा आपका 132 जूल्स। 132 जूल्स आपका एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है बच्चे। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A surface of water tank is 750 centimeter square। 750 सेंटीमीटर स्क्वायर है किसी वाटर टैंक का सरफेस एरिया। ठीक है, टॉप ऑफ हाउस ऑफ हाइट h मीटर अबव द टैप लेवल, तो h मीटर अबव टैप लेवल है। द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना है टैप का, 500 मिलीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, वाटर इज कमिंग आउट विद द स्पीड ऑफ 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट दैट इंस्टेंट dh by dt मतलब रेट ऑफ फॉल ऑफ हाइट आपको दे रखा है x into 10 to power minus 3 meter per second। Find the value of x। बच्चों इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगेगी। ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, ये वेलोसिटी V1 हो जाएगी, ये वेलोसिटी V2। A1 V1 इक्वल टू A2 V2। एरिया को बच्चे एक सेंटीमीटर स्क्वायर में एक मिलीमीटर स्क्वायर में दोनों को सेम यूनिट में करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट कर दो। सेंटीमीटर होता है 10 to power minus 2 मीटर,
तो 750 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और मिलीमीटर होता है 10⁻⁻3 मीटर, 500 इंटू 10⁻⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और v1 की वैल्यू dh/dt और v2 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 100 होगा। तो a1 750 इंटू 10⁻⁻4, v1 a2 500 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10⁻⁻2 बच जाएगा बच्चों। v1 की वैल्यू आ जाएगी 500 अपॉन 750 इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। 25 के टेबल में 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 3 से 3 कटेगा, 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 आंसर हो गया बच्चे, x इंटू 10⁻⁻3। v1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻3। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं हम। Moment of inertia of a disk of mass m and radius r is mr square by 4 about diameter. ये हमें पता भी है ऑलरेडी। The moment of inertia of disk about axis normal to the disk, ठीक है। तो डिस्क के नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर इस तरीके से, एंड पासिंग थ्रू द एज, एज से पास होने, ठीक है, विल बी एक्स एम आर स्क्वायर। बच्चे सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले का ये जो एक्सिस होगी, वो पॉइंट से पास होने वाले का आईसीएम होगा mr स्क्वायर बाय 2 डिस्क के लिए, और ये डिस्टेंस है आपका d। तो आप बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, इसे मैं a बोल देता हूँ, आई ए से पास होने वाली एक्सिस के लिए आई ए इक्वल टू आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, आईसीएम एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, क्योंकि डी की वैल्यू रेडियस के बराबर ही होगी। एकदम इन्होंने कहां से फाइंड करवाया, एच से पास, 3 एम आर स्क्वायर बाय 2, तो x की वैल्यू बच्चों 3 आ जाएगी यहाँ पे। ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, एकदम स्कूल लेवल का, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आपको एक सर्किट दिया है, यहाँ पे आपको 10 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, एक 20 वोल्ट की बैटरी दी हुई है बच्चे, ठीक है। 10 ओम के 3 रेजिस्टर्स दिए हैं जो इस तरीके से कनेक्टेड हैं, 10 ओम 10 ओम 10 ओम। तो तीनों ब्रांचेस में इन्होंने करंट को लेवल किया हुआ है। इसके करंट को I3 बोला हुआ है, ये वाले करंट को I1 बोला हुआ है, और ये वाले करंट को I2 बोला हुआ है। तो I1 प्लस I3 अपॉन I2 की वैल्यू पूछेगा। बच्चे देख लेते हैं क्या होगा। काम करते हैं, 2 बैटरी लगी है, एक कॉमन टर्मिनल को 0 वोल्ट ले लेते हैं, ये -10 वोल्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये लोअर है और पॉजिटिव टर्मिनल हाई होता है। और ये -20 वोल्ट होगा, ये भी -20 वोल्ट होगा, ये वाला -10 वोल्ट हो जाएगा। ये 0 है तो ये वाला टर्मिनल भी 0 वोल्ट। तो 0 से -10 वोल्ट में कितना करंट फ्लो करेगा, वोल्टेज 10 अपॉन V बाय R, करंट हो जाएगा 10 अपॉन 10, 1 एम्पेयर का करंट इधर फ्लो करेगा, ये वाली ब्रांच में 1 एम्पेयर का ही करंट ये वाली ब्रांच में फ्लो करेगा। और इधर भी देखो बच्चे, -10 टू -20 पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 10 का।
अपॉन रेजिस्टेंस कितनी है 10 है, 1 एम्पेयर का करंट होगा। तो I1 प्लस I3 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, ये I1 I2 I3 तीनों 1 आए हैं, अपॉन I2 1, 2 आपका आंसर हो जाएगा, 2 अपॉन 1 2 आंसर हो जाएगा। मॉड का साइन था तो आपको पॉजिटिव में ही लेना, बट वैसे भी जो इन्होंने डायरेक्शन दिया है वही डायरेक्शन आई है करंट की एक्चुअल में, तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बच्चे, बिल्कुल ये आपके स्कूल लेवल पे और एनसीईआरटी लेवल में बोर्ड्स में भी सवाल आता है वाला। A cubical volume bounded by the surfaces x equal to 0, x equal to a, तो क्यूब है, ठीक है, तो वो तीन सरफेसेस से बाउंडेड है, x equal to 0, x equal to a, y equal to 0, y equal to a and z equal to 0, z equal to a, इस तरीके से है क्यूब। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस में, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नॉन यूनिफॉर्म है बच्चे, जो ई नॉट एक्स है, ठीक है, ठीक है, जहाँ पे ई नॉट की वैल्यू 4 into 10 to power 4, द चार्ज कंटेन्ड इनसाइड द क्यूबिकल वॉल्यूम विल बी। तो बच्चे यहाँ पे हम गॉस लॉ लगाएंगे चार्ज कंटेन निकालने के लिए। हम देखेंगे फ्लक्स को, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, उसको क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर करेंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इन्होंने बोली है 9 into 10 to power minus 12 लेने को, ठीक है, वैसे 8.85 होती है, इन्होंने इस क्वेश्चन में 9 into 10। तो अब हम फ्लक्स निकालेंगे तो बच्चे सिर्फ ये वाले वाईजेड प्लेन जो होगा इन्हीं के थ्रू फ्लक्स पास होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस में है सारे के सारे, तो इसी का एरिया वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप में लाई करेगा। तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्स 0 होगा बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, तो फ्लक्स एंटरिंग 0 होगा बच्चे यहाँ पे, क्योंकि ई नॉट इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्स ए होगा, एक्स की वैल्यू ए होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई नॉट 4 into 10 to power 4 इंटू ए की वैल्यू 2/100, क्योंकि ई नॉट एक्स है आपका फॉर्मूला, 8 into 10 की पावर 2 हो जाएगा ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट फ्लक्स एंटरिंग क्या हो गया 0, एग्जिटिंग वाला कितना हो गया ई नॉट इंटू ये वाला एरिया, ये एरिया कितना आ जाएगा, साइड का स्क्वायर आ जाएगा, साइड का स्क्वायर 2/100 इंटू 2/100, क्योंकि 2 सेंटीमीटर की साइड आपको दे रखी इसके ऊपर, 4 into 10 to power minus 4। तो नेट फ्लक्स आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया 8 into 10 to power 2, 4 into 10 to power minus 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट कर देंगे 9 into 10 to power minus 12, तो ये आपका Q की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें कट के आपकी बन जाएगी 10 to power minus 16, 10 to power minus 14, 10 to power minus 16 plus 2, 10 to power minus 14, 8 into 4 into 9 करना है आपको, 8 4 जा 32, 32 9 जा 9 2 जा 18, 27 288, तो 288 क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 288 इंटू 10 to power minus 14। ये भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। A square shaped coil of area 70 centimeters square
तो एक स्क्वायर शेप्ड कॉइल है, उसका एरिया दे रखा है आपको 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको एसआई यूनिट में अगर एरिया को कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना देगा, 70 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1/100 मीटर के लिए और स्क्वायर के लिए 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे हैं 600। इट रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड है 0.4 टेस्ला ऐसा यूनिट में, along the axis parallel to one of the side of the coil। एक्सिस किसके, parallel to one of the side of the coil के, and perpendicular to the direction of the field। if it completes 500 revolutions in 1 minute, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500 revolutions पर मिनट की। इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 500/60 हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी, और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितनी हो जाएगी, 2π 500/60। ठीक है, 100π/6 हो जाएगी इसका ओमेगा। The instantaneous EMF when the plane of coil is inclined at an angle 60 degree with the field। तो प्लेन ऑफ कॉइल आपका 60 डिग्री इंक्लाइंड है फील्ड के साथ, तो कॉइल का जो एरिया वेक्टर हो जाएगा बच्चे वो 30 डिग्री एंगल पे हो जाएगा फील्ड के साथ। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड अगर आपको याद हो वो d∅dt होता है, -d∅dt, और उसका यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है कितना, NBA ω sin ω t। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री साइन। ठीक है, एन की वैल्यू 600 पुट करेंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे 0.4, एरिया की वैल्यू पुट करेंगे बच्चे यहाँ पे हम 70 इंटू 10⁻⁻⁴, ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे 100π/6, और साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, क्योंकि ये 30 डिग्री एंगल है। और ईएमएफ निकालेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करके। ठीक है, हमारा आंसर ऑलमोस्ट आएगा, ये सॉल्व करने पे 44 वोल्ट्स के आसपास। 44 वोल्ट है बच्चे हमारा आंसर फाइनली, इन सब वैल्यूज को रख के सॉल्व करके। पाई को आपको 22/7 रखना है, वो 70 से यहाँ पे कट जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ब्लॉक इज फास्टेंड टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। ब्लॉक है वो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, इट इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, उससे पुल किया है। जब पुल करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, स्प्रिंग में इलोंगेशन आ जाएगी। ठीक है, और क्या स्टोर हो जाएगी, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, x = 0। इसकी क्या थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। फ्रिक्शनलेस सरफेस थी इनिशियली, वो रेस्ट पे था। ठीक है, एनर्जी ऑफ ब्लॉक एट x = 5 सेंटीमीटर इज 0.5 जूल। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ ब्लॉक दे रखी है, ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम नहीं दिया, तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी मानेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। अगर ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम बोला होता या टोटल एनर्जी बोला होता तब उसे हम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मानते, सिर्फ एनर्जी ऑफ ब्लॉक बोला है तो हम उसे काइनेटिक एनर्जी मान रहे हैं। तो जब x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब ये ब्लॉक जब वापसी को आ जाएगा थोड़ा, तब काइनेटिक एनर्जी 0.25 जूल दे रखी है।
तो हमें बताना है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। हम बच्चे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करेंगे क्योंकि फ्रिक्शनल लॉसेस तो होने रहे, हीट एनर्जी तो लूज होने की। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो x इक्वल टू 10 पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, सिर्फ क्या होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के 10 को 0.1 मीटर लिखना, 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। x इक्वल टू 5 पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी 0.25 जूल, आपको दे रखी है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ के 0.05, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर। जब इसे सॉल्व कर लेंगे बच्चे k की वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 66.66 के आसपास आएगी न्यूटन पर मीटर। 67 आपका क्लोजेस्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, 67 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चंस थे और इनके ऐसे सिंपल सिंपल आंसर। थैंक यू।